नमस्कार विद्यार्थियों। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में चर्चा चल रही है और पिछला वीडियो यदि आप देखें तो इसमें हमने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में चर्चा की थी। 4 तरीके के क्रिस्टल्स हो सकते हैं या इनका कैटेगराइजेशन क्रिस्टल्स का 4 कैटेगरीज में किया गया है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो 2 के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम तीसरे क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट क्रिस्टल्स में जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, यानी जो जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो न्यूट्रल एटम्स के द्वारा ऑक्युपाई की हुई होती है और जो एटम्स हैं ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहां पर आप देखें तो ये सारी पोजीशन यहां पर ये एटम्स के द्वारा ऑक्युपाई की गई है और इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये भी एक संरचना है जिसमें कई सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या उच्च होता है। और कंडक्टेंस की यदि हम बात करें तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, या सुचालक को कुचालक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिसिटी या इनकी कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रति वो कम होती है। इसका हम डायमंड या ग्रेफाइट के एग्जाम्पल्स के रूप में समझें, जो कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, या कार्बन की संरचनाएं या कार्बन के एक अपर रूप यदि हम पढ़ते हैं तब उसमें डायमंड और ग्रेफाइट आता है। पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है, वो भी कार्बन है, और डायमंड भी कार्बन है। लेकिन अंतर क्या है कि इन दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और दोनों में ही पार्टिकल्स कार्बन के हैं और कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो पार्टिकल्स एक ही है, नेचर ऑफ बॉन्ड एक ही है, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग है। डायमंड की यदि हम बात करें तो आप देखिए ये इसमें जो हर एक कार्बन एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है, कितने 4 अदर कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक सवाल भी बनता है कि डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये एक चतुष्फलकीय संरचना है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में पाया जाता है। कार्बन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं कि कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है, लेकिन वहां पर हम sp3, sp2, sp और कई और तरीके के हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं। लेकिन डायमंड में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रूप में सभी पार्टिकल्स कार्बन के मौजूद रहते हैं। रिजिड संरचना होती है, टफ संरचना होती है और 3 डायमेंशनल रेगुलर टेट्राहेड्रल नेटवर्क, ये इनकी विशेषता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल से मतलब हर पार्टिकल कार्बन का उसके चारों तरफ 4 दूसरे पार्टिकल्स कार्बन के चतुष्फलकीय संरचना में मिलेंगे। चाहे हम कोई सा भी कार्बन का पार्टिकल देखें तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रल संरचना कहलाती है या नेटवर्क कहलाता है। ये हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और जैसा आप जानते हैं कि डायमंड में
चमक भी होती है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और किसी से जल्दी अभिक्रिया भी नहीं करता है या नॉन रिएक्टिव होता है। और इसमें से विद्युत पास नहीं होती या विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो ये डायमंड की संरचना हो गई। किसके अंतर्गत? कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंतर्गत। दूसरी तरफ जैसे ग्रेफाइट है, ये भी कोवलेंट स्ट्रक्चर है और कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन यहां पर देखिए आप संरचना अलग अलग है। यहां पर ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर हो गई। यहां पर देखिए ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम, ये चौथा कार्बन, इस तरीके से ये 6 कार्बन एटम यहां पर एक हेक्सागन बना रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर इनकी संरचना ये इसी तरीके से आगे चलती चली जाती है और एक लेयर बनती है और इसके बाद फिर ऐसी ही दूसरी लेयर बनती है और फिर ये तीसरी लेयर बनती है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का होता है और इसीलिए हम पेंसिल को आसानी से छील पाते हैं, इनकी लेयर्स निकल जाती हैं। और इसमें ये हर एक कार्बन एटम है और ये यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है और एक लेयर दूसरी लेयर के साथ इनके बीच में, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में वंडर वॉल्स बॉन्ड मौजूद रहते हैं और यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस भी ये दिखाया गया है। तो जो ग्रेफाइट की संरचना है उसमें मुख्य रूप से कार्बन एक हेक्सागन के रूप में है, लेयर्ड संरचनाएं हैं। हर कार्बन एटम यहां पर ध्यान देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में मौजूद है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी यहां पर ये एक इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग रह जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, तो वो sp2। तो इसमें सभी एटम्स एक प्लेन में है। यदि हम उसकी संरचना देखें ग्रेफाइट की, इसके डायमंड की, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। लेकिन ग्रेफाइट में यहां पर ये संरचना एक प्लेन के रूप में है सारे पार्टिकल्स। तो ये सिंगल प्लेन में स्ट्रक्चर है और ये हमारे एक हेक्सागन बनाते हुए दर्शाती है और एक लेयर के सभी हेक्सागन्स दूसरी लेयर के हेक्सागन्स के साथ वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ईच लेयर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाते हैं, डायमंड में 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों ऑर्बिटल्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स है और ये सब आपस में sp3 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता। तो इसलिए ये विद्युत का कुछ अलग होता है। जबकि यहां पर ग्रेफाइट में यहां पर तो ये इस तरीके से sp2 हाइब्रिडेशन बनाता है, लेकिन इसके ऊपर एक लोब या एक ऑर्बिटल रह जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें गुड कंडक्टेंस हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाकी एटम्स, बाकी जितने भी कार्बन के एटम्स हैं, सब में एक कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो तो सब कहीं ना कहीं बॉन्डेड होंगे। ठीक है ना? जैसे ये आप बॉन्ड देखिए एटम कार्बन का, देखिए तो इसकी तरफ आपको ये एक बॉन्ड मिल गया, ये दूसरा मिल गया और ये तीसरा मिल गया, तो 3 तो बॉन्ड्स इसके बन जाएंगे, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डेड रह जाता है और उसी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पाई जाती है और ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और कई बार लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं
उसमें लेटिस पॉइंट्स पॉजिटिव मेटल आयंस के द्वारा पोजीशन लिए हुए होते हैं। जैसे ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल हो गया। ये सब लेटिस पोजीशंस हैं, लेटिस पॉइंट्स हैं, जहां पर एक एक पॉजिटिव मेटल आयन मौजूद है। और इनके बीच में ये जो लाल रंग से दर्शाया जा रहा है, इनके बीच में क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव मेटल आयंस सराउंडेड बाय ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी मोबाइल हैं, यानी एक जगह पर स्थिर नहीं है। और इसी की वजह से इनमें कंडक्टेंस भी होती है। ये गुड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये चालकता भी शो करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी इनको यदि हम पीटते हैं तो ये, इसमें देखिए दोनों ही तरीके के सॉलिड्स होते हैं। ये मेटेलिक क्रिस्टल्स में सॉफ्ट भी है और वेरी हार्ड भी है। सोडियम भी मेटल है, वो बहुत सॉफ्ट है, उसको आप आसानी से हथौड़े से मारें तो वो चपटा हो जाता है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उसको भी हम पीट के पतला उसकी लेयर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, कॉपर के भी बना सकते हैं। आयरन थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, सॉफ्ट भी होते हैं, कई हार्ड भी होते हैं। और इनको हम आसानी से पिघला भी सकते हैं और इनके तार भी बना सकते हैं, इनके प्लेट भी बना सकते हैं। ये मेटेलिक क्रिस्टल्स की कुछ खास बातें होती हैं। और इसमें जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे क्रिस्टल के ऊपर डीलोकलाइज्ड रहते हैं। एक शब्द होता है लोकलाइज्ड और एक होता है डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड से मतलब यदि कोई पार्टिकल या आयन एक ही जगह पर मौजूद रहता है तो वो लोकलाइज्ड कहलाता है। और यदि वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है तो वो डीलोकलाइज्ड कहलाता है। जैसे बेंजीन की संरचना हम देखते हैं तो उसमें हम बीच में गोला बनाते हैं और हम दर्शाते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, यानी पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मेटल्स में पूरे क्रिस्टल में वो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो जितने भी तरीके के मेटल्स हैं वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो टोटल 4 कैटेगरीज में हमको डिवाइड करते हैं क्रिस्टल्स को। मैं देख लें, ये 4 क्रिस्टल्स में हमने इनको डिवाइड किया था। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स और मेटेलिक क्रिस्टल्स।